हम एनिमल्स के बारे में सीखेंगे, उनकी कंडीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में और नागपुर में कैसी कंडीशन है एनिमल्स की, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप खुद से पढ़ लीजिए एक बार। ओके। सो बात कुछ ऐसी है कि हम आज सीखेंगे कि एनिमल्स की लाइफ कैसी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में, मतलब रिलीजन एथिक्स के हिसाब से। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बुरी भी लग सकती है। हम कुछ फुटेजेस भी देखेंगे जहाँ पे एनिमल क्रुएल्टी हो रही है। तो आपको किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है। हम यहाँ पे किसी को ये बताने नहीं वाले, मतलब हम यहाँ पे हमारी सोच थोपने नहीं वाले आप पे। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप जैसे जीना चाहते हैं आप जी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे we are not telling anyone what to do or what to not do. This is purely an informative session. Okay, next slide. So the name of the session is the most casually ignored beings on earth, animals. Okay, next slide. So start करते कुछ recent scenarios से। आप में से इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है? सब लोग करते हैं, राइट? लेकिन कोई बता नहीं रहा है आज। ओके। तो इंस्टाग्राम पे मतलब 2-3 साल पहले, आप शायद से तब यूज़ नहीं करते होंगे इंस्टाग्राम। 2-3 साल पहले केरला में एक हादसा हुआ था जहाँ पे एक एलिफेंट के मुंह में, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी वो, उसके मुंह में कुछ लोगों ने पाइनएप्पल रखा था और उस पाइनएप्पल के अंदर बॉम्ब था एक। जैसे ही उसने वो पाइनएप्पल उसके मुंह में रखा, वो बॉम्ब फूट गया, उसका पूरा जबड़ा टूट गया, जीभ फट गई, मतलब पूरा जबड़ा उसका फट गया था। तो इससे चलते उस एलिफेंट की भी डेथ हो गई और उसमें उसके जो अडर में जो बेबी था उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है ना। इस पे क्या हुआ, हम सब लोगों ने तब, आप तो तब इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते होंगे, आप तब शायद से व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करते होंगे, आपके पेरेंट्स वगैरह। तो फिर हम सब ने क्या किया था, हम सब ने इसके बारे में बात करना शुरू की कि यार ये नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने ट्वीट्स किए, हमने पोस्ट बनाए, हमने स्टोरीज़ रखी, स्टेटस रखे, हमने बातचीत करना शुरू की इस हादसे पर। हमने क्या किया एक्चुअली, हमने गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया कि यार ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, और जिन लोगों ने ये चीज़ें की हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, राइट। इसके बाद ये जो नेक्स्ट सिनेरियो, यहाँ पे चाइना में चाइना के गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ज़ू बनाया था। वहाँ पे उन्होंने एंटार्क्टिका से एक बियर को लाया था पकड़ कर, उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको अलग करके एक ज़ू में रखा था उस बियर को। और मतलब वो लोग उसके देखने के लिए आते थे, पैसे वो एक्चुअली मतलब प्रॉफिट कमा रहे थे उससे। लेकिन वो एक ज़ू में एक बंद जेल टाइप रह रहा था वो बियर। तो वो बियर मेंटली डिस्टर्ब हो गया, वो पागल हो गया, वो गोल गोल घूमने लगा एक ही जगह पर, वो रोने लगा। जब ये उनकी क्लिप वायरल हुई तब वापस हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, उनकी गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया और ये नहीं होना चाहिए, ये हमने कहा। सेकंड, आप सबको पता होगा हैदराबाद में अभी 400 एकड़ जंगल कटने वाला था, वहाँ पे आईटी हब बनने वाला है, शायद से अभी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हम सब एकजुट होके हमने इस पे ऑब्सेशन, मतलब ये नहीं होना चाहिए, हमने ये बोला इस पे, ठीक है ना। सेकेंडली, अमरावती में ही एक आदमी ने एक कुत्ते के गले में रोप बांध के उसको गाड़ी से बहुत किलोमीटर तक खींचा था, उसके चलते उस डॉग की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं आपको ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि हमको ये नहीं चाहिए कि हम किसी भी एनिमल क्रुएल्टी में पार्ट लें। अगर वो कोई कर रहा है एनिमल क्रुएल्टी, हम उसे रोकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। सो एक्चुअली पीपीटी थोड़ी ख़राब होगी, ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ, किसी किसी एनिमल्स सच में पसंद है, हाथ ऊपर कीजिए अपने। ऑलमोस्ट सबको पसंद है। एक सिनेरियो लेते हैं, फर्स्ट सिनेरियो, मैं रोड पे चल रहा हूँ, एक बिस्किट का पैकेट है मेरे हाथ में, मैं बिस्किट खा रहा हूँ। सडनली मैंने देखा कि मेरे पीछे से एक डॉग आ रहा है, वो बहुत भूखा है, उसके आँखों में मुझे हंगर दिख रहा है। तो क्या आप मेरी कंडीशन में होते, आप मेरी जगह होते, क्या आप उस डॉग को एक बिस्किट देते हैं? ओके। सेकेंड सिनेरियो, अगर वही डॉग एक कॉर्नर में बैठा होता और कोई आदमी आके उस रोड पे एक स्टिक लेके उसके डॉग के सर पर ज़ोर से हिट करता ताकि वो डॉग मर जाए,
तो क्या आपके हिसाब से ये एनिमल अब्यूज़ कहलाएगा? एनिमल अब्यूज़ मीन टू हर्ट एन एनिमल, क्या आपके हिसाब से एनिमल अब्यूज़ है? ओके। थर्ड सिनेरियो, अगर उसी कॉर्नर में उसी रोड पे सेम आदमी सेम स्टिक लेके बस डॉग की जगह एक गोट है, बकरा, वो उस बकरे को हिट करेगा, तो क्या आपके हिसाब से ये भी एनिमल अब्यूज़ कहलाएगा? ओके। डॉग के टाइम पे आई थिंक ज़्यादा आवाज़ थी, लेकिन गोट के टाइम पे थोड़ा आवाज़ कम हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। फोर्थ सिनेरियो, अगर वो गोट आपके सामने नहीं किसी बंद कमरे में मार दी जाए, उस गोट के छोटे छोटे पीसेस किए जाए, उसको राइस एंड मसाले के साथ मिक्स किया जाए और सबको सर्व किया जाए प्लेट्स में, तो क्या आप उस प्लेट को देख के बोलोगे ओ माय गॉड एनिमल अब्यूज़ और ओ माय गॉड बिरयानी? आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या रहेगा? ओके, बिरयानी टाइप। ओके, सो नो प्रॉब्लम, दिस इज अ क्वाइट फनी, बट वी हैव लर्नड अ न्यू वर्ड, स्पीशीज़िज्म, फ्रॉम दिस सिनेरियो। ओके, सो स्पीशीज़िज्म होता क्या है? Speciesism is a hatred or discrimination taught to young individuals by their parents, their teachers, their culture, where they grew up in. Speciesism is a concept in which we humans are of some reason more superior to some animals. Therefore, we think that this is right because जब मैंने आपको बोला कि जब गोट और डॉग की बात की हमने, क्या वो दोनों एक ही टाइप के एनिमल्स हैं? Both have eyes to see, a nose to smell, ears to hear, a mouth to speak, a mind to think, a heart to beat, and the blood to bleed. Aren't they pretty much equal? But why in our society we do not treat them equally? आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि वो डॉग और गोट कितने डिफरेंट हैं। एक को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, एक को हम प्यार करने के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे मैं, आप प्लीज़ इस पिक्चर को देखिए, वहाँ पे एक वुमेन है, वो बोल रही है आई लव एनिमल्स, बट वो एक स्लॉटरर को पैसे दे रही ताकि वो उसको गोट का मांस खिला सकें। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट क्या अगर हम देखें कि हम जज करें कि हम किस बेसिस पे उन दोनों को इतना डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, क्या अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मतलब आप अपने मन में रखिए, हम लास्ट में Q&A सेशन लेंगे। अगर आपको कोई भी मतलब आपको मैंने बोला कि किस बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है कि आप बोल सकते हो किस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन, एनी आइडिया? हम किसी भी बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। हमको बचपन से यही समझाया गया है कि यार गोट, पिग, चिकन ये सब हमारे लिए खाने के लिए बने, और डॉग जैसे डॉग, कैट्स ये हमें प्यार करने के लिए बने। ओके, सो दिस इज स्पीशीज़िज्म। हम दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको नेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है जहाँ पे आपको सती, सेक्सिज़म, रेसिज़म, इन सब चीज़ों के बारे में दिख रहा होगा। तो सती मीन्स क्या? जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो फिर जो बीवी होती है उनको उनकी चिता पे चढ़ाया जाता है, जिंदा जलाया जाता है। रेसिज़म मीन्स क्या? दिखने में अलग है तो उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई काला है तो फिर उसको हम बोलते कि यार तू मेरे से इन्फीरियर है, मैं गोरा हूँ तो मैं तुझे सुपीरियर हूँ। अगर आप अमेरिका में जन्मे होते 400 साल पहले, वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं फेयर स्किन का हूँ, ठीक है, मैं गोरा हूँ, तो मैं ब्लैक पीपल्स को ख़रीद सकता हूँ, मैं उनसे जो भी काम कराऊँ उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो दिस इज़ कॉल्ड रेसिज़म। लेकिन क्या आज हम ये मानते हैं? हम खुद यहाँ पे सब आप लोग आए हो, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, कोई गोरा है, कोई गर्ल है, तो यहाँ पे तो सब गर्ल्स ही है अभी, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन हम सब ये मानते हैं, हम सब डिफरेंट कास्ट से भी है, लेकिन हम सब ये मानते हैं कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, राइट? किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को भी एकदम कोई सुपीरियर नहीं है, हम सब इक्वल है, हम सब ये मानते हैं। ओके, लेकिन हमारे पूर्वजों को इतने साल लगे ये समझने में, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन अगर आपके पूर्वज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ बैठे होते और मैं उन सबको ये बारे में बता रहा होता, तो क्या आज वो मेरी बात मानते? नहीं मानते, क्योंकि उनको भी बचपन से यही बताया गया है कि यार ये सब सही है। काले लोग तो ये होते हैं, गर्ल्स तो बच्चे और घर का काम करने के लिए बनी होती है, आदमी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं गर्ल्स से, ठीक है ना। आज यहाँ पे सारे गर्ल्स है तो ये मानते कि सेक्सिज्म बहुत पहले चलता था और आज भी कुछ कुछ जगह पे चलता है।
मतलब गर्ल्स को आज भी हम इन्फीरियर मानते हैं कुछ कुछ जगह पे, लेकिन ये सब गलत है, हम ये मानते हैं, राइट। तो तब की सोसाइटी में ये सब चलता था, लेकिन आज की सोसाइटी में क्या चल रहा है? आज की सोसाइटी जो है वो स्पीशीज सोसाइटी है। आज यहाँ पे स्पीशीज़म की थिंकिंग है। जब मैंने आपको पूछा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, नथिंग डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। पूरा गया है, ठीक है। सो हाँ, ठीक है ना। सो ठीक है, वीडियो दिखा दो। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जहाँ पे एनिमल क्रूएल्टी की फुटेजेस होंगी कुछ। तो जिन्हें भी ब्लड फोबिया रहा तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, और जिन्हें भी ये लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे आंखों के लिए, तो फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करने वाला है, ठीक है ना। एक ओपन माइंड से ही वीडियो देखिए प्लीज़। आवाज़ क्यों नहीं आ रहा? दिख ही नहीं रहा है। सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ये शायद से। मेल और फीमेल चिक्स को सेपरेट किया जा रहा है, मेल को ग्राइंड किया जा रहा है, राइट। तो होता क्या है, पोल्ट्री फार्म, हम जो अंडे खाते हैं पोल्ट्री फार्म से आते हैं। वहाँ पे होता क्या है, अंडे कौन देती है? मुर्गी देती है। मुर्गी अंडे देते, मुर्गे नहीं देते, मुर्गी देती है, राइट। तो दो टाइप्स के चिकन होते हैं, एक लेयर्स होते हैं, दूसरे ब्रॉयलर्स होते हैं, राइट। अंडे कौन देते हैं? लेयरर्स। लेयरर्स में दो टाइप होते हैं, मेल फीमेल। पोल्ट्री फार्म को कौन चाहिए? फीमेल लेयर्स चाहिए, राइट। मेल जो लेयर्स होते हैं आप देख सकते हो उनके साथ क्या किया जाता है। पहले मेल फीमेल को सेपरेट किया जाता है, फिर जो मेल चिक्स होते हैं उन्हें ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि वो पोल्ट्री फार्म के कुछ फ़ायदे के नहीं होते, वो उनके लिए लॉस होते हैं, राइट। वो उनका खर्चा बढ़े तो उनको खाना पीना देना पड़ेगा तभी ज़िंदा रहेंगे वो। तो फिर क्या किया जाता है, उनको ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या तो ग्राइंड किया जाता है, जला दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, ठीक है, उनको ख़त्म किया जाता है। फिर जो फीमेल चिक्स बचती हैं जो आगे जाके अंडे देने वाली है, उनको छोटे छोटे केजेस में भरते हैं, ठीक है ना। इतने छोटे केज में 10-10 मुर्गियाँ, तो वो पूरे इरिटेट हो जाती है वहाँ पे रह कर। तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चोंच मारना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, डीबिकिंग करते हैं, उनकी चोंच काट दी जाती है। ये चोंच काटना उतना ही ज़्यादा दुखता है, मतलब ये ऐसे नहीं होता है कि हमारे नाखून काटने पे हमें दर्द नहीं होता है, वो ऐसे नहीं होता है। जितना हमारी उंगली काटने में दर्द होता है हमें, उतना ही उन्हें चोंच काटने पे होता है। वो भी उनका एक सेंसिटिव ऑर्गन रहता है चोंच उनका, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म, अगर आपको अंडे खाना है तो फिर जो अंडा बनने की प्रोसेस है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये उसका बैकग्राउंड है। दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ पोल्ट्री फार्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है ना। मेरे पास 3 चिक्स है और मेरे पास एक ग्राइंडर है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे आना है, एक चिक को उठा के ग्राइंडर में डालना है और बटन ऑन करनी है। कौन कौन आएगा आगे ये करने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए अपना। कोई नहीं आ रहा है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। अगर मैंने आपको 10,000 रुपये दिए तो कौन आगे आके ये काम करेगा? हाथ ऊपर कीजिए अपना। कोई नहीं आ रहा है? अगर ठीक है, किसी को पैसे ही तो है सब कुछ, अगर किसी की थिंकिंग हो ऐसी, अगर वो आगे आके ये करे, उसने क्या किया, उसने चिक को ग्राइंडर में डाला और जैसे ही वो बटन ऑन करने जा रहा है, कौन कौन आगे आके उसको रोकेगा? हाथ ऊपर कीजिए अपना। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट करना चाहते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन क्यों किया मैंने आपको? एक अंडा, कौन कौन अंडे खाता है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, तो मैक्सिमम लोग ओके कंज्यूम करते हैं। मैं अगर आपको 10,000 रुपये भी दूँ तो भी आप ये कर नहीं पा रहे हो। अगर कोई आगे आके ये काम कर रहा है तब भी आप उसे रोक रहे हो, तो आप सोच सकते हो जो आप अंडा खाते हो
उसके पीछे कितना बड़ा जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, वो मतलब जब आप अंडा खाते हो आपको तब इतना पता नहीं रहता क्योंकि वो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्टली क्या क्या हो रहा है पीछे जो मैंने आज आपको बताया वो सब आपके अंडे खाने से होता है। समझ रहे हो बात को? एक बार सोच के देखना इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अभी उस वीडियो में गौहत्या के बारे में भी था उस वीडियो में। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गौ माता को बहुत सम्मान दिया जाता है, गायों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 36 कोटि 33 करोड़ ऑफ देवी देवता है गाय के अंदर वास करते हैं, राइट। लेकिन नेक्स्ट, अलग अलग टाइप से पूजा की जाती है गायों की, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस ग्राफ को देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देश। ये 2021 की स्टडी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट, बीफ मतलब क्या, गाय और भैंस का मांस, ठीक है। तो फिर पहले नंबर पे कौन है, ब्राज़ील। सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे ये क्या बकवास चल रहा है, इंडिया फोर्थ नंबर पे, जहाँ पे गाय भैंसों की पूजा की जाती है। इंडिया उन्हीं का मांस बेचने में वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर है। व्हाट इज दिस? नेक्स्ट स्लाइड। ये समझने से पहले गौ हत्या के पीछे डेयरी फार्मिंग क्यों है, अगर हमें समझना है ये, तो फिर हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहले तो एक मिनट आगे करना, एक स्लाइड, हाँ बस। इस चीज़ को समझने से पहले, मतलब हमारा दूध पीना ही क्यों गौ हत्या का कारण बन रहा है, ये समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरा डेयरी फार्म है एक, ठीक है। मुझे पहले डेयरी फार्म में तो मुझे मिल्क बनाना पड़ेगा। मिल्क के लिए कौन लगे, मुझे फीमेल गाय लगेंगी, ठीक है ना, फीमेल गाय और बफेलो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 6 गाय बफेलो को ला लिया किसी खरीद से, ठीक है ना। नेक्स्ट राइट। मुझे पहले तो उन्हें प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, तभी गाय दूध देंगी, ठीक है ना। किसी भी मैमल को दूध देना है तो पहले हमें उन्हें प्रेग्नेंट करना पड़ता है, फिर बाद में चाहे एलिफेंट हो, चाहे डॉग हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे गाय हो, चाहे गोट हो, जब गाय बच्चा देती है तभी वो दूध दे पाते हैं, राइट। एनी मैमल ऑन द प्लैनेट अर्थ, ओके। तो प्रेग्नेंट करने पे एक्चुअली में मेरी वीडियो में था ये जो कट हो गया अभी। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम से एक प्रक्रिया रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी आता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे डेयरी फार्मर खुद ही कर लेता है ये। वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी सी स्टील रॉड रहती है, ठीक है ना, उसमें बुल सीमन भरते हैं और डायरेक्ट गाय के यूट्रस में डायरेक्ट वो शूट करते हैं। इससे गाय प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं रहती है, बहुत जल्दी ये हो जाता है और गाय जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाती है इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम यहाँ पे थे, मान लीजिए मेरा डेयरी फार्म है एक, ठीक है ना, मेरे पास 6 गाय है, ठीक है ना। मुझे इनसे दूध लेना है, सबसे पहले इन्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यही होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गाय प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना। 2 कंडीशंस रहती हैं, एक तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 50-50% चांस है, तो मान लेते हैं 3 फीमेल्स हो गई, 3 मेल्स हो गए, ठीक है ना। अभी पहले साल की बात करें हम, कितने गाय दूध दे रही है, 6 गाय दूध दे पा रही है क्योंकि 6 बच्चे हुए। मुझे खिलाना पिलाना कितने लोगों को पड़ रहा है, कितने जानवरों को पड़ रहा है, 12, राइट। तो ठीक है यार, 6 जानवरों से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस मुझे 12 जानवरों के लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरा घर चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा परिवार खाना खा रहा है, ओके फाइन। लेकिन अगले साल क्या होगा, सेकेंड ईयर में ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन तो बड़े होने के बाद उनको दूध नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो गाय है वो भी दूध देना बंद कर देंगी कुछ समय बाद, तो वापस से इन्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा दूसरे साल में, ठीक है। तो फिर दूसरे साल में क्या कंडीशन होगी, वापस से बच्चे आएंगे। मैं वापस क्वेश्चन करता हूँ आपको, कितने गाय दूध दे रही है यहाँ पे, 6 गाय। मुझे अभी सेकेंड ईयर में खिलाना पिलाना कितने जानवरों को पड़ रहा है, 18 जानवरों को। ये भी तो है ना अभी नए, ठीक है ना, 18 जानवरों को। ऐसे हर साल वो प्रेग्नेंट होएंगी, ठीक है ना। फिर 6 साल बाद, नेक्स्ट स्लाइड, 6 साल बाद क्या होगा, एक काम करते हैं, नहीं तो सेकेंड ईयर में मुझे इतने जानवरों को खिलाना पिलाना पड़ रहा है, एक काम करते हैं कि जो फीमेल गाय थी उन्हें बेच देता हूँ मैं, किन्हें, डेयरी फार्मर्स को बाकी, ठीक है। तो
मुझे उससे रेवेन्यू भी मिल जाएगा, वो बेचूंगा तो मैं, और जो मेरा लॉस है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे खिलाना पिलाना कम गाय को पड़ेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन यार नर बछड़े ये मेल काफ से, इनका क्या करूँगा मैं? इन्हें तो ये तो दूध देते नहीं है, कौन लेगा इन्हें? आजकल तो खेती करने के लिए भी ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो इन्हें कोई लेगा ही नहीं। इन्हें मुझे अपने पास ही रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर 6 साल बाद क्या कंडीशन हो जाएगी? 6 साल बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि मेरे पास इतने सारे नर बछड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लेने वाला कोई है ही नहीं, मुझे उन्हें खुद के पास ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो फिर इतने सारे नर बछड़े होंगे कि मुझे उन्हें पालना मुश्किल हो जाएगा। मैं वापस क्वेश्चन करता हूँ आपको, मुझे कितनी गाय दूध दे पा रही है? 6 गाय। मुझे खिलाना पिलाना इतने सारे बछड़ों को पड़ रहा है, राइट। मेरा प्रॉफिट इतना नहीं बन रहा है क्योंकि मुझे लॉस ही इतना ज़्यादा हो रहा है, बराबर। मैं पूरा लॉस में मेरा धंधा चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि मुझे ही इनको भी खिलाना पिलाना पड़ रहा है। तो फिर लेकिन जो डेयरी फार्मर होते हैं वो तो प्रॉफिट कमाते हैं। वो किस तरह से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? वो क्या करते हैं, वो गाय बछड़ों को, जो भी नर बछड़े रहते हैं, और ये भी गाय जो रहती है वो भी एक लाइफ टाइम के बाद दूध देना, मतलब वो भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो भी बछड़ा नहीं दे पाती, वो भी थक जाती है पूरी, ठीक है ना, वो भी बूढ़ी हो जाती है। ओके, तो फिर वो भी दूध नहीं दे पाती, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर ये जो पूरे जो गाय है ये मेरे पूरा लॉस हो गए, ठीक है ना। मुझे जो भी बच्चियाँ थी जो पैदा हुई थी, मुझे उनसे ही प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। लेकिन इतने सारे जानवरों को मैं करूँगा क्या? एक काम करते हैं, गौशाला बेच देते हैं, ठीक है ना। जो गाय दूध दे पा रही है वो तो मैं अपने पास रखूँगा, ठीक है ना। बाकी गायों को, बाकी जो नर बछड़े हैं उन्हें मैं गौशाला बेच देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने दिखाया था ग्राफ में, इंडिया चौथे नंबर पर है बिग फिश एक्सपोर्टिंग में। हर रोज़, नेक्स्ट स्लाइड, हर साल यहाँ पे 4 करोड़ गाय भैंसें मारी जाती है इंडिया में। 4 करोड़ गाय भैंसें, समझ रहे हो? ये स्टडी है यहाँ पे। 40 मिलियन हेड्स 2023 में कटे थे, ठीक है ना, गाय भैंसे। तो डेयरी फार्मर के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं इसमें, एक तो उन्हें रोड पे छोड़ दो या फिर कटने के लिए भेज दो। अगर हम रोड पे छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा जो डेयरी फार्म था, अगर मैंने वो गाय भैंसों को रोड पे छोड़ दिया तो मुझे 0 रुपीज़ का फ़ायदा होगा कि मैंने छोड़ दिया उन्हें। अगर मैं उन्हें कटने के लिए बेच दूँ तो मुझे एक एक गाय भैंस से 20, 30 या फिर 60 हज़ार रुपये मिल सकते। तो फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती है, अमूल, दिनशा, ये क्या करती है, ये बेच देते हैं स्लॉटर हाउसेस में, कत्तल खाने बेच देते हैं। उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इससे कितना अच्छा हो जाएगा, जो गाय दूध दे रही है वो तो मैं घर पे रखूँगा, जो गाय नहीं दूध दे पा रही है उन्हें बेच दूँगा, मुझे उनसे भी प्रॉफिट होगा, राइट। तो हर जगह यही होता है। या आप कुछ फुटेज देख सकते हो, जो वीडियो दिखाने वाला था वो सपोर्ट नहीं कर रहा है सिस्टम यहाँ का। तो जो मेल बछड़े रहते हैं उन्हें बेच दिया जाता है, ये जो गाय है ये कटने के लिए बेच दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। तो होता क्या है यहाँ पे, जो गाय डेयरी इंडस्ट्री के किसी भी काम में नहीं आती है, पहले तो दुधारू गाय, दुधारू भैंसे बच्चे देते हैं, फिर वो भी दूध नहीं दे पाते, फिर उनका क्या करती है, यहाँ से कत्तल खाने जाते हैं, फिर वहाँ से बीफ और लेदर एक्सपोर्ट होता है, समझ रहे हो। तो जो भी जितनी भी क्रूएल्टी हो रही है गौहत्या में, उसके पीछे कौन है, उसके जड़ में क्या है, डेयरी इंडस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। जो भी डेयरी फार्मर है, आपको उनको 2 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन अ मेल काफ इज़ बॉर्न? एक नर बछड़ा हो जाए तो आप उनके साथ क्या करते हो? वो तो दूध नहीं दे पाते, ठीक है ना। व्हाट डू यू डू व्हेन अ मदर काऊ नो लॉन्गर गिव्स मिल्क? एक गाय जब बूढ़ी हो जाती है, जब वो भी बच्चे देना बंद कर देती है, तो आप उनके साथ क्या करते हो? ये 2 क्वेश्चन आपको उनको पूछना है। गौ हत्या इतना ही है, बस ये 2 क्वेश्चन के अगर आपको आंसर मिल जाए तो आपको गौ हत्या का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नर बछड़े और बूढ़ी गाय डेयरी इंडस्ट्री किसी काम की नहीं आती है, इसलिए उन्हें कत्ल खाने बेचते हैं। और इसी वजह से इंडिया जो मतलब डेयरी फार्म है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गौ हत्या बढ़ेगी। ओके, क्योंकि दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अगर डेयरी इंडस्ट्री बंद हो जाए तो फिर जो भी बीफ इंडस्ट्री है, जो भी कत्ल खाने, वो कैसे चलेंगे? क्योंकि उनके पास गाय ही नहीं जाएंगी ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? गौ हत्या रोकने का एकमात्र सॉल्यूशन है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को छोड़ना। मैं वीगन हूँ, भैया वीगन है, हम सब वीगन है जो आज यहाँ पे आए हैं।
हमने बहुत सालों से दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं खाए हैं। दूध और दूध के प्रोडक्ट मतलब क्या? दूध, आइसक्रीम, मतलब जो भी गाय बफेलो के दूध से बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स, दूध, आइसक्रीम, मिल्क चॉकलेट्स, छाछ, लस्सी, चीज़, पनीर, ये सारे प्रोडक्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ डेयरी फार्मिंग। ओके, आप कंप्लीट करें। भैया इसका मतलब अपन समझते हैं क्या है। अभी तक आपने क्या क्या जाना कि हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए, मेजरली फूड के लिए, हम अलग अलग जानवरों को कैसे उनके प्रति क्रूएल हैं, कैसे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। देखा वीडियो वहाँ चला नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती, पोल्ट्री के बारे में दिखता, चिकन और मटन का तो आपको पता ही है, जानवर को मारेंगे तभी वो मांस आ रहा है। दूध के बारे में अभी आपने जाना, तो होता क्या है, ऐसी क्रूएल्टी को छोड़ने के लिए, क्या अच्छी बात है किसी पे क्रूएल होना? मैन का विमेन पे क्रूएल होना अच्छा है क्या? नहीं है। बड़ों का छोटों पे, किसी एक कास्ट का दूसरे कास्ट पे, किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे नहीं है। इंसानों का जानवर पे, कुत्ते को मारना ठीक था क्या? बकरे को मारना, चिकन को मारना नहीं है ना। तो फिर कैसे हम इस चीज़ से बाहर आए? ये सब चीज़ें लेकिन कॉमन है ना। आप मार्केट जाओगे, आपको इजीली चिकन मिल जाएगा, अंडा मिलेगा दुकान पे, किराने की दुकान पे भी मिलेगा, दूध मिलता ही है, हमारे घर में रोज़ दूध आता है। तो हमें करना क्या है, हमें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो जो वीगन्स होते हैं वो किसी भी जानवर का मांस नहीं खाते, वो हनी बी से हनी भी नहीं लेते, वो किसी जानवर पर राइड भी नहीं करते, वो दूध भी नहीं पीते। ऐसे लोग वीगन होते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर हमें रीज़न क्या है, आप अभी तक क्यों खा रहे थे जानवर को? हम सब क्यों खाते हैं जानवर? चिकन क्यों खाते हैं? कोई रीज़न? गैस करो, गैस तो कर सकते हो। टेस्ट अच्छा लगता है चिकन का, एक रीज़न हो गया। और क्या? न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटीन के लिए। दूध क्यों पीते हैं? कैल्शियम के लिए। कुछ कल्चरल रीज़न हो सकते हैं, हमारे घर पे आता है, बनता है, खाते हैं, हमारे पापा भी खाते थे, दादा भी खाते थे, उनसे पहले भी खाते थे। ये रीज़न हो सकते हैं ना, न्यूट्रिशन के लिए, टेस्ट के लिए, कल्चरल रीज़न से। तो क्या वो जो जानवर मर रहा है या अपनी लाइफ टाइम में जो दुख झेल रहा है वो जस्टिफाइड है? जैसे उन्होंने सती का एग्जाम्पल लिया था, कल्चरली सती हुआ करता था हमेशा से, कल्चरली सही था, शास्त्रों में लिखा था, पर जस्टिफाइड था क्या? चाइल्ड मैरिज जस्टिफाइड है क्या? चाइल्ड लेबर जस्टिफाइड है क्या? तो फिर किसी भी जानवर को मारना जस्टिफाइड हुआ क्या? तो फिर हमें करना चाहिए क्या? फॉर अ टेस्ट करना चाहिए क्या? टेस्ट कितनी देर के लिए आता है मुंह में? जितनी देर खा रहे होते, 5 मिनट 7 मिनट के लिए, उसके लिए किसी को जान देनी चाहिए क्या? कल को कोई बोल दे कि छोटे बच्चों का मांस बहुत टेस्टी होता है, तो खाएंगे क्या? कुत्ते का नहीं खाएंगे ना, बिल्ली का, चिकन का? पर चिकन तो हम खाते हैं, मटन भी खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं। तो जो लोग खाते हैं वो सही करते हैं क्या? उन्हें रोकना चाहिए क्या? उनको ये पता होना चाहिए गलत है? ये तो बात टेस्ट पे जस्टिफाइड है। लेकिन अगर कोई बोले प्रोटीन नहीं मिल पाता पूरा, तब जस्टिफाइड होगा क्या? क्यों? अगर आपसे बोलें कि वो दूध से ही कैल्शियम मिल रहा है, आप कोई और सोर्स है क्या? क्यों नहीं है? आप कितना, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो लोग रेगुलर नॉनवेज खाते हैं क्या? सिर्फ नॉनवेज खाते हैं क्या? शेर नॉनवेज खाता है, शेर घास खाता है क्या? दाल रोटी खाता है? इंसान क्या खाता है? दाल रोटी भी खाता है, चिकन भी खाता है। रोज़ चिकन खाता है क्या? एक व्यक्ति रेगुलर चिकन खाने लगे तो मर जाएगा, उसको इतनी बीमारियां होंगी कि वो बचेगा ही नहीं। कच्चा चिकन खाएगा तो नहीं सोच सकते ना। तो आप ये सोचिए, अगर वही हमारी नीड होती बॉडी की, न्यूट्रिशन की नीड सिर्फ चिकन होती या चिकन ही होती, तो हमको नुकसान नहीं होता उससे। आपने अपने बड़ों को सुना है जो लोग नॉनवेज खाते हो, उनको कभी कोई डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो कि अब नहीं खाना?
कई बार सुनते हैं, थोड़ा भी बीमार हुए सुनते हैं। जिन लोगों को हार्ट डिसीज़ होगी उनका मेजर रीज़न ये होगा नॉनवेज नहीं खाना। जो खा रहे थे उनको ज़्यादा ससेप्टेबल हैं डिसीज़ होने के। फिर तो सब ये क्यों है? कल्चरली चला आया, एक बात हुई न्यूट्रिशन हुआ, तो क्या हमें दूसरी चीज़ों से न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता? हम मोर और लेस प्लांट्स पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोगों को 3 चीज़ें चाहिए होती है मेनली। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आयरन भी चाहिए, कुछ भी चाहिए। मेन चीज़ क्या चाहिए? प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इनका एक रेशियो होना चाहिए। जैसा हमने अभी देख लिया, आप सब ने एग्री भी किया, सिर्फ चिकन खा के या कोई और नॉनवेज खा के वो चीज़ पूरी नहीं होगी। प्लांट से लेकिन पूरी होती है। तो फिर लोगों ने क्यों, सारे लोग रिकमेंड करते रहे कि नॉनवेज खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा? क्योंकि क्या है ना, आप लोगों को पता होगा प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। सुना है? 8th 9th वालों ने कम सुना होगा, 9th या 10th में सुन लिया होगा। प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 तरह के अमीनो एसिड्स हमको चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। 20 में से 11 हमारी बॉडी खुद बनाती है। 9 ऐसे हैं, सब लोग सुनो ना प्लीज़। हाँ, मुझे समझ नहीं। चलो 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 चलो, आप लोगों के मन में जो भी बातें आ रही हैं ना, अपन बाद में। 11 हमारी बॉडी खुद बनाती है, 9 हमको बाहर से लेने होते हैं। बाहर से कहाँ से? फूड से। अब मीट जो है, कोई सा भी मीट है, चिकन का है, वो उनकी बॉडी ने भी सेम काम किया। उनको वो प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स कहाँ से मिले? प्लांट से। उनकी बॉडी में आए, 11 उनने बनाए, 9 उनकी बॉडी में उस प्लांट से मिले। अब वो रेडी हैं, आप खाते हो तो आपको तुरंत मिल जाते हैं। इसलिए लोगों ने बोला कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है? फलाना नॉनवेज, इसका मांस, उसका मांस। किसी कुत्ते के मांस में भी मिलेगा, चाइनीज़ लोग खाते हैं। तो हमने ये देख लिया जस्टिफाइड तो नहीं है। अब न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, तो वो 9 जो सोर्स हैं प्लांट में कहीं भी एक जगह नहीं मिलेंगे। आप गेहूँ खाओगे, गेहूँ की रोटी खाओगे, आपको बराबर प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप दाल खाओगे, नहीं मिलेगा। पर दाल रोटी दोनों खाओगे तो मिल जाएगा। आप और हम सब उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। जो लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको कहाँ से मिल जाएंगे? प्लांट से। प्लांट से कैसे कॉम्बिनेशन से? आप दाल चावल खाते हैं? अकेली चावल खाते हैं क्या? हार्डली कभी। फ्राई करके भी खाएंगे तो उसमें और चीज़ें डलती हैं, तेल डला है उसमें मूंगफली डल गई, उसमें और दूसरी चीज़ें डल गई। राजमा चावल खाते हैं? दाल अकेली खाते हैं क्या? दाल रोटी खाते हैं? हमेशा आपके सारे फूड देख लो, पोहा खाते हो? चना पोहा खाते हो? हम ऐसे कॉम्बिनेशन में खाते हैं। एक ग्रेन होता है, एक लेग्यूम होता है। ग्रेन मतलब क्या? जितने भी अपने अनाज हैं, चाहे वो ज्वार हुआ, गेहूँ हुआ, चावल हुआ। और लेग्यूम्स क्या है? अलग अलग तरह की दाल से कितनी सारी, इंडिया में कितनी तरह की दाल्स खाते हैं हम। चना खाते हैं, मूंगफली खाएंगे, और भी दूसरे सोर्सेज हैं। हम देखेंगे, फ़ोटोज़ में दिख जाएंगे। आप खुद सर्च करेंगे, अपने घर में जाके किचन में देखना कितने सारे डिब्बे रखे हैं, उनमें कितना कुछ है ना। वो सभी अलग अलग सोर्सेज के हैं हमारे लिए फूड। उनके कॉम्बिनेशन ही हम खाते हैं। इंडियन फूड जो है बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छी बैलेंस डाइट है हमारे पास, नॉनवेज के बिना भी, डेयरी के बिना भी। तब नेक्स्ट स्लाइड क्या थी? हाँ, तो ये हमें बहुत सारे सोर्सेज दिख रहे हैं। वो स्लाइड ख़राब हो गई है, हम कंपैरिजन अभी छोड़ देते हैं कि किससे कितने ग्राम प्रोटीन हमको मिलता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ प्लांट बेस्ड हो? कितने लोग सिर्फ वेजिटेरियन हैं जो नॉनवेज नहीं खाते? इतने लोगों को प्रोटीन डिफिशियंसी है क्या? जो लोग खाते हैं उन सबको बहुत सारा प्रोटीन है उनकी बॉडी में, एकदम बैलेंस है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इंडिया में 70% लोग अभी भी प्रोटीन डिफिशिएंट हैं। तो इसका कारण नॉनवेज या वेज है या कुछ और कारण है? नहीं, वेज नॉनवेज खाना या नहीं खाना ये केस है, या कुछ और कारण भी हो सकता है। कुछ और कारण है। आप में से कोई ऐसा है जो रोज़ ये ध्यान रखता हो कि आज मैं इतनी रोटी खा रहा हूँ, इतने चावल खा रहा हूँ, तो मैंने इतना प्रोटीन इंटेक किया, इतना कार्बन? आपके पेरेंट्स को ही आपको याद हो ऐसा? कोई टीचर्स आपको लगता है ऐसा खाते होंगे? कोई नहीं खाता। कोई आपके जान पहचान में जिम जाता है या कोई एथलीट हो, वो उनसे पूछना, वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। वो खाते हैं ना, ये आज मैं पकौड़े नहीं खाऊंगा, आज इसमें मैंने इतना खा लिया है, बोलेंगे आज चीट डे है, आज ये खाऊंगा। वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड हैं। अगर आप सब भी इन्फॉर्म्ड होंगे, हम सब इन्फॉर्म्ड होंगे, तो हम वेज सोर्स में भी बैलेंस खा सकते हैं ना।
तो हम किसी और जानवर को क्यों मारेंगे? सही बात है। आप लोगों को लग रहा है ये बात सही है? तो एक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये हो गई कि हेल्थ रीजन से नॉनवेज खाना इज़ नॉट जस्टिफाइड, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ? मतलब और क्या करें फिर? तो जैसे हम अभी दूध पीते हैं, दूध का हमने देख लिया क्या कितनी हिंसा होती है उसमें, तो दूध की जगह क्या पिए फिर? तो दूध की जगह आप प्लांट बेस्ड मिल्क्स होते हैं, जैसे सोया मिल्क, जैसे कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, कई सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब मिल्क से इसका मतलब ये है ऐसा लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें वो सारे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। एक चीज़ ये समझे। दूसरी चीज़, आप बोलोगे फिर मैं दही बड़ा कैसे खाऊंगी? तो पीनट का मिल्क होता है, उससे दही बन जाता है। आप बोलोगे मैं पनीर कैसे खाऊंगा? तो पनीर की जगह टोफू होता है, सोया मिल्क का टोफू बनता है, सेम रहता है। आप शादियों में इतनी जगह जाते हैं, आपको पता भी नहीं कई जगह हम टोफू ही खा रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, घी भी है, दही भी है, पनीर भी है, उन सबको बनाने के लिए मिल्क चाहिए। और हम मिल्क डायरेक्ट भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाय में भी मिल्क चाहिए, मिल्क शेक में भी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी में भी चाहिए। इतना दूध हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो और दूसरे सोर्सेज हैं जो अभी भी हमारी पूर्ति कर रहे हैं, तो क्या हमें कम्प्लीटली उन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए और जानवरों पे हिंसा बंद करनी चाहिए? समझे ये चीज़ अपन? पीछे बच्चों को आ रहा है समझ में, है ना? अब एक बात हमने की उनके एथिक्स की कि उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, दूसरी की अपने हेल्थ की, तीसरी बात है आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज सुना है? क्लाइमेट चेंज शब्द सुना है? एनवायरनमेंट हमारा हमें पता है कैसा है, जंगल कटते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। हमारा अर्थ जो है उसका साइज़ बढ़ रहा है क्या? धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्थ का साइज़ उतना ही है। ज़मीन जो है, ज़मीन फैल रही है क्या? लेकिन कम हो रही है। जब ओशियन का लेवल बढ़ रहा है तो कम हो रही है। पॉपुलेशन कितनी है? उतनी है। जंगल बढ़ रहे हैं क्या? कट रहे हैं। पॉपुलेशन लेकिन उतनी ही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ेगी, लिमिटेड रिसोर्स में उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। सस्टेनेबल एक शब्द सुना है क्या आपने? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जो है ना, ये बज़वर्ड है। आप जैसे जैसे बड़े होगे ना, हर जगह यही सुन रहे होगे। अभी सारी कंट्रीज सस्टेनेबल होना चाहती हैं। सस्टेनेबल होने का मतलब कि हम अभी जो पॉपुलेशन है इसको तो केटर करें, जो भी चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए, पर आगे की पॉपुलेशन के लिए बचा लें। जैसे आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल आता है क्रूड ऑयल से, वो लिमिटेड है। कुछ जगह पे ऑयल के हमें वो मिले कुएँ, वहाँ से हम निकाल रहे हैं और दे रहे हैं। आने वाले 200-300 साल में वो ख़त्म हो जाएगा, ये कोयला ख़त्म हो जाएगा। फिर बिजली कैसे बनेगी? गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? बैटरी वाली गाड़ी से। तो हमने एक अल्टरनेट ढूंढा। अब आप सोचो कि इतने एनिमल्स को मैं पहले एक ग्राफ पे बात करता हूँ, फिर बात करूँगा क्या सोच रहे हैं। पीछे ग्राफ, अर्थ ग्राफ, ये वाला लैंड वाला, हाँ। अर्थ का 71% ओशियन है, ये सबको पता है क्या? बचा हुआ एरिया लैंड है। उस पूरे लैंड पे लोग रहते हैं क्या? नहीं। उस पूरे लैंड का 76% जो है उस पर हैबिटेबल है, जहाँ हम जा सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी जगह ग्लेशियर्स हैं या फिर एकदम वीराना पड़ा हुआ है, जैसे कोई रेगिस्तान हुआ, ठीक है। उस हैबिटेबल लैंड का 45%, आधे से थोड़ा सा ही कम, हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। 38% फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसी झाड़ वगैरह है, श्रब्स वाला एरिया है। बचा हुआ 1% है जिस पे अर्बनाइजेशन हुआ, यानी हमारे जितने भी शहर हैं, रोड्स हैं, ये सब 1% लैंड ही है। आप अभी जाके गूगल मैप्स खोलो, गूगल मैप्स यूज़ किया आप लोगों ने? उसको जूम आउट करना, जूम आउट करोगे तो एक जगह थोड़ी बस्ती दिखेगी, वाइट पोर्शन बिल्डिंग्स दिखती हैं, और बाकी जगह खाली खाली मैदान से दिखते हैं। वो खेत हैं, वो एग्रीकल्चरल लैंड है। और कहीं थोड़ा एक ग्रीन एरिया दिखेगा, नागपुर के आसपास बहुत दिखेगा, पैंच फॉरेस्ट है, कोई और फॉरेस्ट है, दिखता है। वो 38% फॉरेस्ट ये है, 45% हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर क्यों करते हैं हम? खाने के लिए, खाना पैदा करने के लिए, या फिर कॉटन वगैरह है तो कपड़े बनाने के लिए। उस एग्रीकल्चरल लैंड का 61% जो है वो यूज़ होता है सिर्फ एनिमल एग्रीकल्चर के लिए, यानी एनिमल को फीड करने के लिए।
मुर्गी है, मुर्गी क्या खाती है? दाना खाती है। दाना कहाँ से आया? खेती करके आया। गाय घास खाती है, और खरी वरी आपने सुना होगा, खरी खाती है, ये सब चीज़ें। हाँ, वो कहाँ से आया? एग्रीकल्चर से आया। उस सब के लिए लैंड लगा ना, और उनको रखने के लिए भी लैंड लगा, उनको चराने के लिए लैंड लगा, वो 61% है। बचा हुआ हमारे खाने के लिए जो भी अनाज, जितना भी खाना हम खाते हैं, चाहे वो स्पाइसेस हों, चाहे वो गेहूँ वगैरह जो ग्रेन्स हैं, चाहे वो दाल हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ 39% जगह से आ रहा है। इस 39% से, अब हमने शुरू में ही एक सवाल किया था, हम ज़्यादा क्या खाते हैं? वेजिटेरियन फूड, नॉनवेज कम खाते हैं। खाने से क्या एनर्जी मिलती है? एनर्जी की यूनिट कैलोरी। इस 39% से ह्यूमंस को 83% एनर्जी मिलती है, और बचे हुए 61% से सिर्फ 17% एनर्जी मिलती है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं हुई कि हम इतना सारा लैंड इतनी सी चीज़ के लिए दे रहे हैं, और इतने से लैंड से इतनी चीज़ें निकाल पा रहे हैं, और साथ में जंगल भी काट रहे हैं। जंगल किसके लिए काटते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। अर्बनाइजेशन के लिए उतना नहीं काटते। अर्बनाइजेशन कितने में? 1% में। एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा ज़मीन लगती है। ये बात आई समझ में अपन को? एक बार फिर से इस ग्राफ को देखते हैं। इतने से हम सिर्फ इतना पा रहे हैं, सॉरी, इतने से सिर्फ इतना पा रहे हैं, और इतने से इतना ज़्यादा पा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक प्रोटीन की बात की थी। इस 39% से इतना प्रोटीन मिलता है, इतना ज़्यादा 62%, और इस 61% से सिर्फ इतना सा मिलता है। तो अगर हम इसको इतना कर दें, 39 से 50 हो जाए, तो क्या लगता है 100% प्रोटीन मिल जाएगा? मोर और लेस जिस रेशियो में हमें दिख रहा है, ये 39% थोड़ा और इधर खिसकेगा तो ये 83% 100 हो पाएगा, हो जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो जो लैंड हमने बचाया यहाँ से, उस लैंड पे वापस जंगल लग सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट सेव हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब हो क्या रहा है, एक तरफ हम एनिमल्स पे क्रूल हैं, उनको ज़बरदस्ती पैदा करते हैं, उनकी पूरी लाइफ उन पे क्रूएल्टी करते हैं, अल्टीमेटली मार देते हैं। दूसरी तरफ उससे हमें नुकसान होता है, हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, हार्ट डिसीजेज़ होती हैं, हम लोगों को पेट प्रॉपर नहीं होता, हमारा पेट बना ही नहीं उनको पचाने के लिए। मत करो प्लीज़, ठीक है? हाँ, तो हमारा पेट उसके लिए बना ही नहीं। आप आज जाके घर पे देखोगे कि हमारी एक फिजियोलॉजी होती है। आप लोगों ने ऐसा चैप्टर पढ़ा होगा ना कि यहाँ पर हमारा स्टमक है, यहाँ ये है, इंटेस्टाइन है। इंसान की इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, ऐसी उलझी हुई, देखी होगी फोटो। जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, इतना लंबा पाथ नहीं होता उसमें। जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, इंसान की लंबी है। तो उसको क्या खाना चाहिए? उसको वेजिटेबल्स खानी चाहिए रेदर देन किसी और का मांस। तो हमारी हेल्थ को भी नुकसान है, और तीसरा हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान है। इतना लैंड हम ले रहे हैं, उनको जीवन भर पानी भी देते हैं, वो पानी का नुकसान है। पॉल्यूट करते हैं अल्टीमेटली जाके, जब जहाँ कत्ल खाना होगा वहाँ पे खून बहेगा, उसको धोना पड़ेगा। गंदा पानी कहाँ जाएगा? नदी नालियों में। वो पानी फिर हमें ट्रीट करके घर पे आता है। हम खून पी सकते हैं क्या? खून की एक बूंद एक गिलास में डाल दें, पी सकते हैं क्या? एक पूरे तालाब में खून बहा दें तो? पर वही जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड थी। अब मैं एक और चीज़ बता के इसको ख़त्म करूँगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है फिर। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक डिमांड है।